इन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक है यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ सरकार। तो संघ सरकार को आप लोगों के लिए लेके आया हूं और संघ सरकार में जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि उसमें कई अध्याय दिए हुए हैं संविधान के अनुसार अगर देखा जाए, तो उनमें से जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, जिससे ज्यादा संभावना दिख रही कि इस बार क्वेश्चन आने की, वो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो सबसे पहले देखते हैं कि संघ सरकार में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ रहे हैं उस चीज को, ये भी ध्यान हम लोग देंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और टॉपिक का नाम, जैसा कि मैंने बताया कि टॉपिक का नाम है संघ सरकार। संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारतीय संविधान में कहीं भी केंद्र शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि जो उसमें लिखा गया है वो है संघ सरकार। तो हम लोग संघ सरकार की बात करेंगे। अब अगर इस संघ सरकार की बात करें भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख जो किया गया है भाग 5 में, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक इस संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। तो आप ये देखें, संघ सरकार भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक स्थान दिया गया है। और अगर आप संविधान देखते हैं तो उस संविधान में आप देखेंगे तो संघ सरकार जो उसमें भाग लिखा हुआ है उसको 5 अध्यायों में बांटा गया है। इसके 5 अध्याय को देखेंगे, वो 5 अध्याय कौन कौन से हैं और उसके अनुसार हम लोग बात करेंगे। तो संघ सरकार का अध्याय जो 1 है, अध्याय 1, फिर है अध्याय 2, अध्याय 2, फिर है अध्याय 3, अध्याय 3, फिर है अध्याय 4, अध्याय 4, और उसके बाद है अध्याय 5। ये 5 अध्याय संघ सरकार में लिखे हुए हैं, जिसका विभाजन कुल कितने से हुआ है, तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक दिया गया। अगर भाग 5 के अध्याय 1 की बात करें तो उसमें लिखा है संघीय कार्यपालिका। अध्याय 1 में संघीय कार्यपालिका की बात की गई है, और संघीय कार्यपालिका का मतलब है कि इसका जो प्रमुख इसमें है वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इसमें लिखा हुआ है। तो अध्याय 1 में संघीय कार्यपालिका है, और संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। अध्याय 2 की बात करें तो अध्याय 2 में जो है संघीय विधायिका का उल्लेख किया गया है। संघीय विधायिका का उल्लेख किया गया है, और संघीय विधायिका को संसद बोला जाता है। तो अध्याय 2 में संघीय विधायिका यानी संसद की चर्चा की गई है। अध्याय 3 की अगर बात करें तो अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का उल्लेख किया गया। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जो है अध्याय 3 में दी हुई है। अब अध्याय 4 में जो दिया हुआ है, अध्याय 4 में है संघीय न्यायपालिका की बात। संघीय न्यायपालिका की बात की गई। न्यायपालिका की, संघीय न्यायपालिका की बात की, और संघीय न्यायपालिका को हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायपालिका कहा गया। अब अध्याय 5 में जो लिखा गया है उसका चर्चा की गई है सीएजी की, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई। इस तरह से आपको दिख रहा है कि संघ सरकार में भाग 5, जिसका उल्लेख भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 151 तक किया गया, उसमें 5 अध्याय है। अध्याय 1 में संघीय कार्यपालिका की चर्चा की गई है। अध्याय 2 में संघीय विधायिका की चर्चा की गई है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का उल्लेख किया गया है। अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया, और भाग 5 में सीएजी की यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई।
इनको अगर हम लोग अनुच्छेद में बांटने का प्रयास करें तो इसको अगर देखेंगे संघीय कार्यपालिका को, तो संघीय कार्यपालिका का उल्लेख आपको दिखाई देगा अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक। तो संघीय कार्यपालिका जिसका मुखिया राष्ट्रपति होता है, इसका उल्लेख आप देखेंगे तो अनुच्छेद 52 से 78 तक दिया गया है। संघीय विधायिका की बात करेंगे तो अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक विधायिका की बात किया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति की विधायिक शक्ति की बात करें तो इसका अनुच्छेद 123 में उल्लेख किया गया है। और संघीय न्यायपालिका की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक किया गया है। और सीएजी की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक किया गया है। तो इस तरह से आपको दिखाई दिया कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक इसका संवर्णन हो जाता है। इनमें से एक एक करके एक बात करनी होगी, तो इसमें से सबसे ज्यादा जो इस समय चर्चा का मुद्दा बना वो संघीय कार्यपालिका है। संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया है राष्ट्रपति है। अभी हाल ही में आप देखेंगे 2022 के जुलाई महीने में नई राष्ट्रपति हमारी चुनी गई हैं, द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे भारत देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं और देश की यानी भारत देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। और वैसे भी देखा जाए तो महिलाओं में ये सेकंड नंबर पे हैं जो हमारे यहाँ की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो चूंकि ये 2022 की घटना है, जुलाई महीने की बात है, और जो यूपीएससी है या यूपीपीसीएस है, इन एग्जाम में आप देखेंगे तो 2022 जैसे अभी 2023 का मई में एग्जाम होने वाला है, तो 2022 से लेकर के जो आप देखेंगे जनवरी फरवरी तक भी ले लेते हैं मुद्दे, वहां से लेकर के अब तक जनवरी फरवरी का अप्रैल तक आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आएगा। तो आप ये देख लीजिए कि 2022 के जनवरी से लेकर के 2022 के जनवरी से लेकर के और इस बार 2023 के अप्रैल तक के मुद्दे पूछे जाएंगे यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में। अब इसी बीच की घटना है जहां राष्ट्रपति हमारी चुनी गई देश की, तो वो राष्ट्रपति चर्चा का केंद्र रहा है। तो इस वजह से पहली टॉपिक जो हम लेकर के आपके लिए आ रहे हैं वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को उस मुद्दे पर समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इनका निर्वाचन हो रहा है, क्या हो रहा है, और प्रयास ये रहेगा कि जो इस बार संभावना ज्यादा हो उसको बात किया जाए ताकि आप लोगों के लिए वो फायदा हो सके। ये सिर्फ यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए ही नहीं है, बल्कि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो उसमें प्रेसिडेंट का अहम रोल होता है। अगर संविधान में क्वेश्चन आते हैं तो वहां से पूछे जाने की संभावना होती है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रपति, अब एक देश का नागरिक होने के नाते आपको भी ये पता होना चाहिए, जिम्मेदार नागरिक हैं आपकी, देश का राष्ट्रपति होता क्या है, कौन कौन सा अधिकार है उनकी, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, यानी निर्वाचन कैसे होता है, किस किस आर्टिकल में इनसे संबंधित मुद्दे लिखे गए हैं और क्या शक्तियां इनको मिली हुई हैं, किस तरह से इनको हटाया जा सकता है, कौन कौन इनको वोटिंग कर सकते हैं, ये सारी जानकारी होना एक आम बात है कि ये होना जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज की जो क्लास में हम लोग इसको लेते हैं संघीय कार्यपालिका, और संघीय कार्यपालिका का मुखिया जो है वो राष्ट्रपति है। तो संघीय कार्यपालिका को देखने से पहले कुछ चीजें इसमें और भी हम लोग समझते हैं संघीय कार्यपालिका को, और देखेंगे संघीय कार्यपालिका में कौन कौन है। तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति तो इसका मुखिया है, लेकिन राष्ट्रपति के अलावा भी कुछ अन्य लोग हैं जिनका उल्लेख संघीय कार्यपालिका में ही किया जाता है। तो इस तरह से संघीय कार्यपालिका की बात करें तो संघीय कार्यपालिका और संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान है उनको बोला जाता है राष्ट्रपति। और संघीय कार्यपालिका का जो उल्लेख किया गया है भाग 5 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 से 78 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से पहली ही बात ये बनती है कि भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख, ऐसे आप लैंग्वेज को सुनिएगा कि संघीय कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 52 से 78 तक किया गया है। अब इस संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। इस तरह से कार्यपालिका के जो मुखिया हैं, जो निहित है इसकी शक्ति कार्यपालिका के ऊपर राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन
इस संघीय कार्यपालिका में इसके प्रधान जो राष्ट्रपति है, इनके अतिरिक्त भी अन्य लोग शामिल होते हैं। तो ये जो संघीय कार्यपालिका के प्रधान हैं वो हैं राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति के अतिरिक्त भी इसमें कुछ लोग शामिल होते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति को भी कार्यपालिका में रखा जाएगा। उपराष्ट्रपति के बाद संघीय मंत्रिपरिषद होती है, एक संघीय मंत्रिपरिषद, और संघीय मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। अब उसके बाद महान्यायवादी, तो महान्यायवादी, ये 4 पद संघीय कार्यपालिका में शामिल किए जाते हैं। तो संघीय कार्यपालिका की जब भी हम चर्चा करेंगे तो ये चारों पद उसमें शामिल हो जाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। और जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, इस क्लास में जो लेके आ रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट होंगे, हमारे राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति चर्चा का विषय रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की अधिक संभावना है। तो राष्ट्रपति को लेकर चलते हैं। मोटे तौर पर अगर राष्ट्रपति को देखा जाए तो हम किस से किस अनुच्छेद में रख सकते हैं, क्योंकि संघीय कार्यपालिका का जो अनुच्छेद जो बांटा गया है ये 52 से 78 तक है। तो 52 से 78 तक टोटल राष्ट्रपति के बारे में न बात करके इन लोगों के बारे में भी बात किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में अगर समेटते हैं तो उनको जानना आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति कैसे नियुक्त होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में विस्तार से बातें करते हैं। तो राष्ट्रपति टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को अगर मोटे तौर पर हम लोग देखें तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक इनको हम बांट सकते हैं। समझने के लिए इसको मैंने ऐसे किया है कि 52 से 62 तक, क्योंकि 52 अनुच्छेद 52 में ये लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि अगर आप 63 में देखेंगे, 63 में देखेंगे तो वहां लिखा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति की पद की व्यवस्था 63 में की गई है और 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। तो इसको हम 62 तक ले रहे हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले देख ये लेते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं, ऐसी क्या क्या चीजें पढ़ी जाएंगे इसमें, जो चीजें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति का पद। सबसे पहले जो देखेंगे वो होगा राष्ट्रपति का पद, कि राष्ट्रपति का पद संविधान में कहाँ लिखा गया है, कैसा होता है, ये देख लेंगे। राष्ट्रपति के पद देखने के बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होती है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता की चर्चा हम लोग कर लेंगे कि ऐसी क्या योग्यता है जो राष्ट्रपति के लिए होती है। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें क्या होती हैं, यानी योग्यता के अतिरिक्त शर्तें कौन कौन सी होती हैं। तो राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था कर दी गई, योग्यता की व्यवस्था हो जाएगी, फिर शर्तें हो जाएंगी, तब होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन देखेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन देख लेंगे, निर्वाचन। और निर्वाचन में जो हम लोग देखने वाले हैं ये कई चीज हो जाएगी इसमें। एक तो हो जाएगी निर्वाचन पद्धति, इसमें कि किस तरह से एक निर्वाचन पद्धति होगी, निर्वाचक मंडल कौन कौन से होंगे, मतदान कैसे होगा, मतगणना कैसे होगी, तो ये चीजें दिख जाएगी। तो एक तरह से इसमें जो हम देखेंगे, एक तो देखेंगे निर्वाचक मंडल जो इसमें शामिल होता है, कौन कौन से लोग इसको वोट दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग निर्वाचन पद्धति की चर्चा करेंगे, निर्वाचन पद्धति कौन कौन सी है, कौन से सिस्टम काम करते हैं इनको चुनने के लिए। उसके बाद हम लोग मतदान इनका देख लेंगे, उसके बाद मतगणना देख लेंगे। ये चीजें राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखी जाएगी। और जब निर्वाचन हो जाएगा तो निर्वाचक मंडल होगा, जो लोग वोटिंग करेंगे उसका, फिर निर्वाचन एक पद्धति होगी जिसके माध्यम से वो वोटिंग किया जाएगा, फिर मतदान होगा जिस दिन, फिर मतगणना हो जाएगी तो कोई ना कोई व्यक्ति तो चुना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को जो टॉपिक होगी वो राष्ट्रपति का शपथ होगा। शपथ या प्रतिज्ञान बोलते हैं। तो हम लोग राष्ट्रपति का शपथ करवाते हैं। शपथ कराने के बाद हम लोग इसके वेतन भत्ते देखेंगे, राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते क्या होंगे,
तो वेतन व भत्ते क्या होंगे इसका। उसके बाद वेतन भत्ते देने के बाद हम लोग इसमें ये देख लेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल देख लेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल में ही नेक्स्ट देख लेंगे महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया देख लेंगे। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से जो हटाए जाएंगे ये चर्चा करने वाले हैं। तो कार्यकाल के बाद महाभियोग देखेंगे। महाभियोग के बाद पद की रिक्तता। राष्ट्रपति पद की रिक्तता। पद की रिक्तता यानी राष्ट्रपति का पद किन किन तरीके से रिक्त हो सकता है इसको देखेंगे। और लास्ट में जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। तो राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य ये चीजें देखने वाले हैं। इतनी चीजें अगर देख लेते हैं तो राष्ट्रपति से किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है तो वो आपका उसी में रहेगा, उससे बाहर जाने वाला नहीं है। इसको हमने एक क्रम दिया है कि किस तरह से इसको पढ़ा जाए। जैसे सबसे पहले कोई ना कोई एक पद होना चाहिए, उस पद के लिए कोई ना कोई योग्यता होनी चाहिए, फिर शर्तें होनी चाहिए, उसके बाद उस पर निर्वाचन होना चाहिए। तो ये क्रम हमने निर्धारित किया हुआ है। और निर्वाचन होगा तो वो व्यक्ति कोई जीतेगा, शपथ लेगा, शपथ लेने के बाद उसको कुछ वेतन भत्ते की भी तो लालच होगी ही, क्योंकि कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो पैसा तो चाहिए उसको। फिर कार्यकाल होगा कि किस समय तक ये शासन करेगा वहां। उसके बाद महाभियोग प्रक्रिया, क्या उसको किसी अन्य तरीके से हटाया भी जा सकता है, ये देख लिया जाएगा। उसके बाद इसकी रिक्तता यानी इसके पद से जब हट जाएगा किन किन तरीकों से इसका पद रिक्त हो सकता है ये देख लेंगे। और लास्ट में शक्तियां एवं कार्य देख लेंगे। एक एक शुरुआत करते हैं। अगर इसकी बात करें राष्ट्रपति के पद की तो अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख आपको दिखाई दे देगा। अगर हम राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 58 में इसका चर्चा दिख जाएगी। पद की शर्तों की बात करें तो अनुच्छेद 59 में इसकी चर्चा मिल जाएगी आपको। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो जो निर्वाचक मंडल है 54 में है, निर्वाचन पद्धति जो है 55 में है। राष्ट्रपति के अगर शपथ की मैं बात करूं तो शपथ आपको दिखाई देगा 60 में। शपथ की बात करेंगे 60 में दिखाई देगा। कार्यकाल आपको 56 में दिखाई देगा। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दिखाई देगी। और राष्ट्रपति के पद की रिक्तता जब होगी तो उसके बाद जब चुनाव आप कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी है, तो उसको 62 में एक रख सकते हैं। तो ये सारी चर्चाएं अनुच्छेद की होंगी। तो एक एक शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति पद। तो राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था कैसे की गई है इसको देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम आते हैं उस पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति का पद क्या होता है, तो किस तरह से राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 में की गई। अनुच्छेद 52 में देखिए, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के पद में एक बात अनुच्छेद 52 की याद रखनी है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में ऐसी बातें लिखी गई। इसका मतलब सीधा समझ में आ रहा है कि राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है, तो 52 में की गई है। इसमें जो लिखा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा, तो कई चीजें इसमें समझ में आती है कि एक ही राष्ट्रपति होगा भारत का, पूरे भारत देश का एक ही राष्ट्रपति होगा। और ये जो भारत का राष्ट्रपति होगा ये देश का प्रथम नागरिक होगा। देश का प्रथम नागरिक होगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को देश का पहला नागरिक माना जाता है। प्रथम नागरिक जो देश का माना जाता है भारत देश का, वो राष्ट्रपति माना जाता है। इसके साथ साथ यह देश के संविधान का प्रमुख होगा, यानी यह संवैधानिक प्रमुख भी होगा। यह संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। यह संवैधानिक प्रमुख माना जाती है। आर्टिकल 52 में बस इतना लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके साथ साथ कुछ फैक्चुअल भी चीजें, क्योंकि यूपीपीसीएस में फैक्चुअल चीजें पूछे जाने की भी परंपरा रही है, तो फैक्चुअल चीजें भी हम लोग धीरे धीरे इसमें समझते चलेंगे, कहाँ कहाँ कौन सी चीजें रखी जा सकती है। तो आर्टिकल 52 में जैसा कि कहा गया कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा, उसके बाद उसको इन्वर्टेड कामा मैंने रखा है कि हाँ इतनी बातें इसमें की गई। उसके बाद यह देश का प्रथम नागरिक होगा, साथ साथ देश के संवैधानिक
जो है प्रमुख होगा। इस तरह से आपको दिख रहा हो कि भारत में जो ये कार्यपालिका है उसमें अनुच्छेद 52 से जैसे शुरुआत होती तो उसी में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था कर दी गई। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। अनुच्छेद 53 की, अब अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का जो है, जो राष्ट्रपति है ये कार्यपालिका का प्रमुख होगा। इसका मतलब है संघ की कार्यपालिका की, संघ की कार्यपालिका की, कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति, की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति जो होगी ये किसमें निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। ऐसा लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और जो राष्ट्रपति में संघ की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति निहित है, इसका प्रयोग या तो वो स्वयं कर सकता है, इस शक्ति का प्रयोग या तो वो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उसको करवा सकता है। इस तरह से आप देखेंगे कि संघ की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं, संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों, अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह तो स्वयं कर सकता है या तो अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करवाएगा। इस तरह से आपको दिख गया कि जो राष्ट्रपति का पद है ये, इसमें आपको अनुच्छेद 52 और 53 ध्यान रखना है। 52 कह रहा है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा और 53 में कह रहा है कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। राष्ट्राध्यक्ष आप कह सकते हैं भारत के राष्ट्रपति को, जबकि व्यवहार के तौर पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, तो शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री को माना जाता है। लेकिन राष्ट्र का जो मुखिया होता है, जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रपति को माना जाता है। और राष्ट्रपति की जो हमारे यहाँ तुलना की गई है वो ब्रिटेन के सामग्री की तरह की गई, जो ब्रिटेन की महारानी उनकी तरह किया गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति राज्य का, हमारे यहाँ राष्ट्र का जो होता है वो राष्ट्राध्यक्ष होता है, लेकिन व्यवहारिक के तौर पर जो शासनाध्यक्ष होता है, शासन का अध्यक्ष होता है, वो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है। तो ये इतनी चीजें आपको राष्ट्रपति के पद में ध्यान रखना है। मैं इसको लैंग्वेज देने का प्रयास करता हूँ, आप ऐसे समझें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो देश का प्रथम नागरिक एवं संवैधानिक प्रमुख होगा। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। इस तरह से देखने को मिलता है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख यानी राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति के पद में इतनी चीजें आपको ध्यान रखना। उसकी तरफ जो हमने डायग्राम बनाया था उससे आगे बढ़ते हैं। उसमें दूसरी बात हमने लिखा था राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की क्या क्या योग्यता होती है। तो 52 और 53 इसमें आपको देखने को मिल गया। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। तो क्या राष्ट्रपति पद की योग्यता होती है, इसकी चर्चा की गई। तो बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत ये कहा गया है के तहत कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति
तब बन सकता है, तब बन सकता है जब वह जब वह जब वह तो इसका आप देखेंगे भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता की चर्चा किसमें की गई? अनुच्छेद 58 में की गई। इसका मतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 58 के तहत कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति तब बन सकता है जब वह कौन कौन से आर्टिकल में ये बातें की गई है, कौन कौन सी इसको योग्यता दी गई है? तो जब वह भारत का नागरिक हो, जब वह भारत का नागरिक हो। तो पहली योग्यता की बात क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता तो यह है, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। यही एक बात और आपको कंफर्म कर दूं कि भारत के राष्ट्रपति में और अमेरिका के राष्ट्रपति में क्या अंतर है। जैसे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन भारत में नागरिकता कई तरीके से प्राप्त की जाती है। एक तो जन्म से नागरिकता होती है, एक पंजीकरण भी द्वारा नागरिकता भी हो जाती है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, चाहे आप किसी भी तरीके से भारत का नागरिक बने हैं, चाहे तो पंजीकरण के माध्यम से बने हैं और चाहे तो जन्म से नागरिक, लेकिन बस शर्त है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। यही अमेरिका के राष्ट्रपति में अगर आप जाएंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति की योग्यता में लिखा गया है तो वह जन्म से नागरिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिका में जन्म से नागरिक होना जरूरी है, तभी आप अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए आपको नागरिक होना जरूरी है, चाहे वो जन्म से नागरिकता हो या तो देशीकरण से हो या तो पंजीकरण से हो, किसी भी तरीके से आप नागरिक हो, आप यहाँ के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। तो पहला क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि 35 वर्ष की आयु 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो दूसरा योग्यता है कि 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका है। इसका मतलब है 35 वर्ष आयु इसकी होनी चाहिए। तीसरी बात कही गई है कि वह पागल दिवालिया तथा देशद्रोही न हो। तो पागल, दिवालिया तथा देशद्रोही न हो तो वह चुनाव लड़ सकता है। तो पागल, दिवालिया तथा देशद्रोही न हो। नेक्स्ट योग्यता की बात करें तो वह लोकसभा का सदस्य बनने हेतु योग्य हो। लोकसभा का सदस्य बनने हेतु योग्य हो। तो लोकसभा का सदस्य बनने हेतु योग्य हो, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल, दिवालिया तथा देशद्रोही न हो, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु योग्य हो। याद रखना आपको, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु योग्य हो। लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, बस योग्य होना चाहिए। कहाँ आप लोकसभा का सदस्य बनने हेतु योग्य हैं। लेकिन अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं तो फिर अलग कंडीशंस लागू होगा। अभी मैं शर्तों में बात करूंगा, राष्ट्रपति के शर्तों में इसकी बात करूंगा। तो लोकसभा का सदस्य बनने हैं तो योग्य हो। और नेक्स्ट पांचवी बात योग्यता में है, वह किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो, इसका मतलब है वो किसी के लाभ के पद पर न हो। या मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कोई संस्था है जो सरकारी है, उसमें किसी पद पर इसको नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे भारत का देश का राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है और उसके बाद राज्यों के राज्यपाल का पद है, साथ साथ संघ के मंत्री और राज्य के मंत्री जो हैं, इनको लाभ का पद नहीं माना जाता। तो ये भी ध्यान आपको रखना है कि अगर राष्ट्रपति के पद पे कोई व्यक्ति है, उपराष्ट्रपति के पद पे कोई व्यक्ति है, किसी राज्य का राज्यपाल है, किसी संघ में यानी संसद के किसी सदन का सदस्य है, मतलब मंत्री है, एक तरह से मंत्री है, सदस्य नहीं, मंत्री है, किसी संघ का मंत्री है, राज्य में किसी सदस्य में से जो है मंत्री है, तो ये इसका मतलब है कि लाभ का पद नहीं माना जाता। इसका मतलब ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो याद रखना, अगर आप कोई सरकारी नौकरी में तो लाभ के पद माने जाएंगे जो सरकार, राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है।
लेकिन अगर आप इन पदों पर रहते हैं, राष्ट्रपति के पद पर, उपराष्ट्रपति के पद पर, किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर, या संघ के मंत्री या राज्य के मंत्री के पद पर, तो ये माना जाएगा कि आप लाभ के पद पे नहीं है और आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो इतनी योग्यताएं आपको होनी चाहिए। इसका मतलब है पांचवा या किसी लाभ के पद पर न हो। और ध्यान रखने वाली बात यही है, मैंने बताया आपको कि वह राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का पद, संघ के मंत्री का, राज्य के मंत्री का, राज्यों के राज्यपाल का जो पद होता है, ये लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक, इतनी बातें इसमें ध्यान रखनी है। लाभ का पद नहीं माना जाता। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पहुंचते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए ये तो योग्यता हुई। उसके बाद हम लोग आते हैं राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होती हैं। याद रखना, योग्यता की चर्चा 58 में की गई है। उसके बाद शर्तों की बात करते हैं कि कौन कौन सी शर्तें हैं राष्ट्रपति पद के लिए, उन शर्तों पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कौन कौन सी, और इन शर्तों का उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद 59 में किया गया है। अनुच्छेद 58 में जो योग्यता लिखी गई है, उसके अतिरिक्त अनुच्छेद 59 में शर्त लिखी गई है कि कौन कौन सी शर्त होगी राष्ट्रपति बनने के लिए। तो अनुच्छेद 59 के तहत कुछ शर्तों की बात की गई है। वो शर्तें कौन कौन सी हैं, उन शर्तों को जानते हैं। देखो, राष्ट्रपति जो है संसद के किसी सदन का या तो राज्य विधानसभा के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। पहली शर्त क्या है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। पहली शर्त ये रखी गई है। क्या लिखे गए कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का, इसका मतलब है संसद के दो सदन, राज्यसभा, लोकसभा, तो लोकसभा का सदस्य बनने हैं तो योग्य होना चाहिए। योग्यता में तो है, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता लिखी गई कि लोकसभा का सदस्य बनने हैं तो योग्य हो, लेकिन होना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद राज्य जो विधानमंडल है, जिसके दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, उसका भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ये पहली शर्त है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति लोकसभा का या राज्यसभा का या तो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है, तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकता? लड़ जाएगा, लेकिन जिस दिन वो जीत गए और पद ग्रहण तारीख कब लिए, पद ग्रहण की तारीख से ये माना जाएगा कि उन्होंने इस पद को छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि जो शर्त लिखा गया है कि संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये सही है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप हैं पद पे, संसद के किसी सदन के में आप हैं सदस्य, या राज्यसभा लोकसभा के किसी सदन का सदस्य हैं, या राज्यों के विधानमंडल का किसी सदस्य हैं, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस दिन आप पद ग्रहण करते हैं, तो पद ग्रहण की तारीख से ये मान लिया जाएगा कि आपने इन पदों का त्याग कर दिया है, तभी आप रह सकते हैं। इसका मतलब है कि ये सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप हैं तो हो सकते हैं। एक तो ये है। दूसरी योग्यता है कि राष्ट्रपति लाभ के किसी अन्य पद पर नहीं रह सकता है। तो राष्ट्रपति किसी लाभ के अन्य पद पर नहीं रह सकता है, कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति लाभ के किसी अन्य पद पर नहीं रह सकता है, इसका मतलब कोई अन्य लाभ का पद ये ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त यह है कि राष्ट्रपति अगर निर्वाचित होना चाहता है तो उसके लिए नामांकन करना पड़ेगा, और नामांकन जब कोई व्यक्ति करेगा तो नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कुछ लोग होने चाहिए। तो राष्ट्रपति जब नामांकन करेगा, तीसरी शर्त में नामांकन हेतु,
नामांकन हेतु, नामांकन हेतु ये शर्त लिखी गई कि उसके पास कम से कम 50 प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। एक शर्त क्या है कि उसके पास नामांकन करने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक होना चाहिए और कम से कम, आप ध्यान रखना कि 50 अनुमोदक होना चाहिए, तब नामांकन करेंगे, क्योंकि बिना नामांकन के तो आप चुनाव आपका होगा नहीं, तो पहले नामांकन होगा और नामांकन में कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। तथा भारतीय रिजर्व बैंक में यानी आरबीआई में 15,000 रुपए जमानत राशि के तौर पर जमा करना होगा। 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करना होगा। ये दो शर्तें इसमें लिखी गई नामांकन के। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति पद हेतु नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब आरबीआई में 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा होनी चाहिए, तब ये शर्त जो है उस आधार पर आपका नामांकन किया जाएगा। अब आप देखें कि राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता दिखाई गई थी और शर्तें जो दिखाई गई, इनको अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है तत्पश्चात उसका उम्मीदवार का नामांकन हो जाएगा और नामांकन होने के बाद उसका चुनाव संपन्न कराया जाएगा। और जब चुनाव संपन्न होगा तो उसमें जो भी व्यक्ति 50% से अधिक मत प्राप्त करता है उसको राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा, उसको चुन लिया जाएगा। इसका मतलब है कभी योग्यता देखा हमने, उसके बाद शर्तें देखा। अब जो व्यक्ति योग्यता और शर्तें दोनों पूरी करता है तो उसका नामांकन होगा और नामांकन के बाद उसका निर्वाचन होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जो है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है इसको समझते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बाद भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा कैसे, इसको समझते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन देखते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल, एक लाइन इसको ध्यान रखना, इसका उल्लेख आप देखेंगे तो अनुच्छेद 54 में किया गया है। तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत, अब इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में दिखाई देगा, मत द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से या अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है, ये याद रखना। अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है। कुछ शब्द अंडरलाइन मैंने किया हुआ, इनको ध्यान रखना है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा, भी समझाऊंगा निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं जो इनको वोटिंग कर सकते हैं। तो निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया, द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता सीधे भागीदारी नहीं कर सकती, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका मतलब है कि जनता द्वारा चुने गए सदस्य लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करते हैं। तो इसमें से एक एक चीज देखते हैं कि जैसा कि हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 चीजों को 4 बांटा हुआ था कि निर्वाचक मंडल कौन कौन से लोग शामिल होंगे, फिर इनका मतदान कैसे होगा, फिर मतगणना कैसे होगी, उसके बाद इनका संपन्न कराया जाएगा किस तरह से ये विजयी घोषित होते हैं।
तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है कि निर्वाचक मंडल द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणी मत द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है इनडायरेक्ट इनका चुनाव होता है, और गुप्त मतदान द्वारा होता है, ये होते हैं। अब इसमें जो निर्वाचक मंडल है, तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, इनको देखते हैं कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं जो इनको वोटिंग करते हैं। तो निर्वाचक मंडल में जो शामिल लोग हैं, एक तो है संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसका मतलब है कि जो वोटिंग करने वाले निर्वाचक मंडल जो बनेगा राष्ट्रपति को वोटिंग करने के लिए, उसमें शामिल कौन है? संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना है, मनोनीत नहीं। इसका मतलब है सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग इसमें नहीं लेंगे। पहला निर्वाचक मंडल में ये जरूरी है कि दोनों सदनों के लोकसभा यानी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। दूसरा, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भी मनोनीत नहीं। इसका मतलब है कि राज्य के जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, याद रखना राज्य की विधानमंडल के सदस्य नहीं, राज्य की विधानसभा के सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं जो निर्वाचित है। क्योंकि वैसे राज्य की विधानमंडल की जैसे बात करूंगा तो राज्य की विधानमंडल में 2 सदन शामिल हो जाएंगे, ये विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद के सदस्य इसमें भागीदार नहीं लेंगे, विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित हैं वो भाग ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य नहीं। तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत नहीं, ये होंगे। उसके बाद पुडुचेरी व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होंगे। इसका मतलब है कि 2 संघ शासित प्रदेश जो हैं पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भागीदार ले रहे हैं। इसका मतलब है कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ, उनमें से सिर्फ 2 पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भागीदार ले रहे हैं। ये व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी, इसको 17वें संविधान संशोधन द्वारा यानी 70 संविधान संशोधन, इधर मैं लिख देता हूं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया। तो ये 17वें 70 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया। हालांकि ये 1992 में अधिनियम लाया था, अब ये प्रभावी जो हुआ था 1 जून 1995 से प्रभावी हुआ। ये प्रभावी कब होगा? तो प्रभावी हुआ 1 जून 1995 से, 1 जून 1995 से प्रभावी हुआ। तो वर्तमान में आप देखेंगे निर्वाचक मंडल में ये लोग शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। इसका मतलब है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं, और पुडुचेरी व दिल्ली की विधानसभाओं के सदस्य जो 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इनको अधिकार दिया गया, ये लोग शामिल होते हैं। अच्छा, कौन लोग शामिल नहीं होते? अगर ये देखा जाए तो इसमें दिख रहा है कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। ध्यान रखना, ये लोग तो शामिल होते हैं, कौन शामिल नहीं होते इनकी बात मैं करता हूं। कौन शामिल नहीं होता? तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। दूसरा, राज्यों की विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं।
तीसरा, अन्य संघ राज्य क्षेत्र इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये लोग शामिल नहीं होते हैं। ठीक, अब निर्वाचक मंडल अगर बन गया तो उसके बाद इनका निर्वाचन होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणी मत द्वारा इनका होता है निर्वाचन। इनके निर्वाचन के लिए बहुत सारे तामझाम लगाए जाते हैं, जैसे कुछ जो राज्य के विधायक होते हैं, जो संसद के जो हमारे यहाँ एमपीज होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनके मत का मूल्य निकाला जाता है। ये तो लंबी प्रक्रिया है, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं उसको भी शामिल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उतना आपको उधर नहीं जाना है, समय की आपकी कमी दिखी जाएगी। तो निर्वाचन मंडल आपको ध्यान रखना है, निर्वाचन पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत द्वारा हो रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। किस तरह से उसमें कोटा वगैरह निकाला जाता है, किस तरह से जो है कि राज्यों का जो प्रतिनिधि होंगे और केंद्र के जो प्रतिनिधि होंगे, जो संसद के प्रतिनिधि होंगे, उनका किस तरह से एक मत मूल्य होता है, इनकी तरफ अभी आपको ध्यान नहीं देना है। तो मतलब एक पूरा एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा, एक सांसद का कैसे मत मूल्य निकाला जाएगा, इसकी तरफ मैं बात अभी नहीं करता हूं। बस इतना आपको बता रहा हूं कि ये लोग इसको भागीदार होंगे, गुप्त रूप से मतदान करेंगे, और ये होगा कि आनुपातिक एक अनुपात बैठाया जाएगा कि किस तरह से इनको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। अभी इस पे बात करते हैं कि एक अनुपात किस तरह से होगा। अनुपात का मतलब यहाँ होता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब यह है कि जो हमारे यहाँ राज्य के विधायक इनका मत मूल्य केंद्र में जो हमारे संसद है, संसद के मत मूल्य के बराबर होगा। ये आनुपातिक अनुपात दिया गया, ये हो जाता है। इस तरह से ये होगा। फिर ये लोग वोटिंग करेंगे, तो वोटिंग कैसे करेंगे, मतदान कैसे करेंगे, ये इस बात पे आते हैं। तो निर्वाचक मंडल हमारा बन गया, जो लोग वोटिंग करने वाले हैं। अब वोटिंग कैसे करेंगे, तो वोटिंग करने के लिए संविधान में यह है कि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य जो होते हैं, इनको एक मत पत्र दिया जाएगा। जो भी निर्वाचक मंडल के सदस्य ये सब हैं, इनको क्या दिया जाएगा, एक ही मत पत्र दिया जाता है। और इन एक मत पत्र में उम्मीदवारों की अगर संख्या एक से अधिक है, तो उसमें यह दिया जाता है कि मतदान करते समय जो है उम्मीदवार जितने हैं उनके नाम लिखे रहेंगे, उनके सामने आपको अपनी वरीयता क्रम लिखना। जैसे मान लीजिए तो इनका जो मतदान होगा, अब ये निर्वाचक मंडल बने हुए हैं, अब निर्वाचक मंडल ये मतदान करेंगे। तो मैंने कहा कि ये निर्वाचक मंडल के जो भी सदस्य शामिल हैं, इन सदस्यों को एक ही मतपत्र दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक मतपत्र इनको हमने दे दिया, एक मतपत्र मिल गया। अगर एक से अधिक उम्मीदवार हैं, उनके नाम इधर लिखे जाएंगे। मान लेते हैं कि हम ए बी सी 3 लोग हैं सदस्य, ये 3 नाम लिखे गए। अब जो भी निर्वाचक मंडल के सब सदस्य होंगे, ये अपना वरीयता क्रम अंकित करेंगे, किसको ज्यादा पसंद करते हैं। मान लीजिए जैसे मैं अगर हूं तो सी को पसंद करता, तो इनके सामने 1 लिख दूंगा। ए को दूसरे नंबर पर पसंद करते हैं, 2 लिख देंगे, और बी को तीसरे नंबर पसंद करते हैं, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। इसका मतलब है कि हमारा वरीयता क्रम, सबसे वरीयता मैंने दे रहा हूँ सी को, उसके बाद ए को, उसके बाद बी को देंगे, ऐसे ही दिया जाएगा। तो मतदान ऐसे, इसी को बोला जाता है एकल संक्रमणी मत बोला जाता है। इसका मतलब है एकल संक्रमणी मत का है कि उम्मीदवार अगर निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं, तो उनको मतदान वरीयता क्रम से दिया जाना चाहिए। इस तरह से मतदान किया जाता है। इसका मतलब है कि ये निर्वाचक मंडल मतदान कैसे करते हैं, वरीयता क्रम के आधार पर करते हैं। अब जैसे मतदान हो गया, इनको एक मत पेटी में बंद किया गया, उसके बाद मतगणना होगी। नेक्स्ट चरण जब मतगणना आती है, तो मतगणना में क्या किया जाता है कि आनुपातिक प्रतिनिधि जो प्रणाली है उसके आधार पर एक कोटा निकाला जाता है। और कोटा में यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद लड़ रहा है, अगर वो 50% ऊपर यानी 51% है, उसको मान लिया जाता है, घोषित कर दिया जाएगा कि ये राष्ट्रपति के पद के लिए ये है। एक कोरम पूरा किया गया कि अगर कोई व्यक्ति 50% से अधिक मत प्राप्त करता है, तो 51% हम मान लेते हैं, 50 के ऊपर है 51। अगर कोई व्यक्ति जो मत मिला है, उस मत मिलने में से अगर सब इनवैलिड वगैरह निकाल दिया जाए, तो अगर 51% यानी 50% से ऊपर, तो मैं 51 मान लेता हूँ, 51% मत कोई अगर प्राप्त कर लेता है, तो उसको राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। मान लीजिए कभी ऐसा हो कि ये कोरम पूर्ति न हो, 3 लोग लड़े हुए हैं, तीनों लोगों में ऐसा कुछ हुआ कि जितने मत हैं वो बट गए हैं, तो कोई कोरम पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि 51% कोई प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तब इसका मतलब है कि जो मतगणना होगी वो दूसरा दौर शुरू होगा, दूसरा दौर उसमें शुरू होगा। अब मान लेते हैं कि ये
100% है, मान लीजिए 100 वोट पड़े हैं, 51% अगर मिल जाता है तो वो घोषित हो जाता है। कभी कभी ये हो सकता है कि एक व्यक्ति को आप मान लीजिए कि 45 मिला हुआ है, 45 वोट इसको मिल गया है, दूसरे व्यक्ति को मान लेता हूं मैं कि 40 मत मिला हुआ है, अभी तो ज्यादा पे ये है लेकिन कोरम पूरा नहीं कर रहा है। अब ये 40 पे हुआ है तो 40 80 85 हो रहा है, इसका टोटल हो रहा है। 15 मत ऐसा मिला कि तीसरे व्यक्ति को मिल गया है। ये अगर देखा जाए तो चूंकि ये 51% पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि दूसरे दौर की मतगणना शुरू होगी। अगर प्रथम दौर में अगर हो जाता है 51% किसी को मिल जाता तो विजयी घोषित हो जाता है, लेकिन जब नहीं हो रहा तो दूसरे दौर की मतगणना शुरू होगी। दूसरे दौर की मतगणना में क्या होगा कि दूसरे दौर की मतगणना में जो प्रथम दौर में सबसे कम मत पाया था उसको बाहर कर दिया जाएगा। ये प्रथम दौर में ये डिसाइड किया गया कि सब लोग इतने इतने पाए हैं, जब दूसरा दौर शुरू होगा तो जो सबसे कम जिसके पास मत होगा उसको गायब कर दिया जाएगा। ये 15 इसको गायब कर दिया जाएगा। अब ये 15 गायब करके इन दोनों में बराबर बांट दिया जाएगा। अगर इन दोनों में बराबर बांट दिया जाता है तो फिर अगर ये कोरम पूरा हो जाता है, जैसे 15 है तो 7-7 बांट दिया गया, अगर इसको 7 मिल जाता है तो मैं मान लेता हूं 7 अगर इसको मिल जाता है तो 45 52 इसको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इसका कोरम पूर्ति होगी, राष्ट्रपति बन जाएगा, ये कर दिया जाएगा। तो ये जो तीसरा नंबर आएगा व्यक्ति जो प्रथम दौर में सबसे कम नंबर पाया था उसको सेकंड दौर में क्या किया जाएगा, उसके नंबर को इन दोनों में बांट दिया जाएगा। अगर इसमें कोरम पूर्ति हो जाती है तो राष्ट्रपति को बन दिया जाए। मान लीजिए अगर इसमें भी नहीं होता है तब तीसरे दौर की मतगणना शुरू होगी, और तीसरे दौर की मतगणना में क्या होगा कि जो लास्ट वाला दूसरे दौर में आया था उसके नंबर को लेकर के जो बचे हुए लोग हैं उनमें बांट दिया जाएगा। अब ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन लिया जाए, ये कोरम पूर्ति के तहत। ठीक, ऐसा एक बार ऐसा हुआ है, केवल बीबी गिरी जो थे निर्वाचन, उनके बीबी गिरी के निर्वाचन में दूसरे मत जो चक्र की गणना है वो की गई थी, उससे पहले और उसके बाद में अभी तक कोई ऐसी दूसरी गणना नहीं की गई, बस बीबी गिरी के समय ऐसा किया गया था। इस तरह से आप देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो ये निर्वाचक मंडल मतदान करेंगे, मतदान के बाद मतगणना होगी, अब उसमें जो 50% के ऊपर 51% प्राप्त करता है उसको राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। अब बात है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है और कोई शंका उत्पन्न होती है तो उसका निदान कहाँ होगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त शंकाओं और विवादों का जो निपटारा करता है उच्चतम न्यायालय करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाओं व विवादों का समाधान उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करता है। और ध्यान रखना इसका निर्णय अंतिम होता है, इसका निर्णय अंतिम होगा, ये भी ध्यान देने वाला है। इसका मतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने जो डिसीजन सुना दिया वही अंतिम है, ये नहीं कि आप दूसरे जगह जाकर के इसके लिए अपील कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब यदि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय यह सुना दिया कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो व्यक्ति चुना गया है ये अवैध है या अवैध रूप से चुना गया है तो उसको पद से हटा दिया जाएगा, यह किया जा सकता है। या मतलब इस तरह से अगर कोई शंका होती तो वो उत्पन्न करता है। अब मान लीजिए कि अगर उसने अवैध घोषित कर दिया उस चुनाव को, राष्ट्रपति के चुनाव को उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया, तो उससे पहले जो राष्ट्रपति ने काम किया है वो अवैध नहीं होगा, वो अवैध नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति बनते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में आपके विरुद्ध चल रहा है यह मुकदमा, आपके विरुद्ध आपके चुनाव को लेकर के शंकाओं को लेकर के विवाद चल रहा है वहां। अब मान लीजिए कि आज राष्ट्रपति आप चुन लिए गए, उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम आ रही उस चुनाव से संबंधित और चीजें नहीं,
क्योंकि राष्ट्रपति जैसे ही आप बन जाते हैं आपको न जेल ले जा सकते हैं, न किसी न्यायालय में पेश कर सकते हैं। लेकिन वो चुनाव से संबंधित जो विवाद चल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी बात अगर चल रही तो ये किया जाएगा। तो उससे पहले आपने जितना भी काम किया हुआ है, जब सिद्ध होता है यह, तो उससे पहले जितना भी आपने काम किया हुआ है वो अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित ये जो विवाद खड़ा कौन कर सकता है? तो खड़ा कौन कर सकता है, इसमें ध्यान देने वाली बात है। खड़ा वो कर सकता है जो उम्मीदवार हो, जो उम्मीदवार है वो खड़ा कर सकता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति जीता है उसके विपरीत में जो लड़ रहा था वो व्यक्ति जा सकता है, साधारण जनता नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवार है, अन्य उम्मीदवार है, वही जा सकता है। जो उम्मीदवार नहीं रहा है वह इसके लिए नहीं जा सकता सर्वोच्च न्यायालय में। और इस आधार पर भी सर्वोच्च न्यायालय में आप नहीं जा सकते कि ये कह सकते हैं कि निर्वाचक मंडल ही अपूर्ण हो। मान लीजिए 500 सदस्य हैं, 500 सदस्य में से 400 लोगों ने वोटिंग किया, 100 लोगों ने नहीं किया, तो आप इस आधार पर नहीं जा सकते कि जो है निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, 500 सब लोग होना चाहिए वोटिंग करने के लिए। इस आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो इसका मतलब है कि ये कोरम कि कोई सदस्य का पद रिक्त है तो इस आधार पर आप चले जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और ध्यान रखना, वही व्यक्ति जा सकता है जो उम्मीदवार है, वही जा सकता है। और उम्मीदवार के साथ साथ जो है, इस तरह से आप अगर जाते हैं तो उम्मीदवार ही जा सकता है और इसको सुप्रीम कोर्ट जैसा डिसीजन सुनाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके निर्वाचन से संबंधित समस्या और समाधान भी इसमें हो जाएगा। अब बात यह हुई कि अगर कोई व्यक्ति 50% से ऊपर यानी 51% प्राप्त करता है तो राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, और अब राष्ट्रपति चुना जाएगा तो उसका शपथ होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है शपथ। तो हम लोग शपथ की बात करते हैं। जो डायग्राम मैंने बनाया था उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो अब हम पहुंचते हैं राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञान की तरफ कि क्या शपथ लेते हैं, ये किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं, इसकी बात करते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो शपथ या प्रतिज्ञान लिया जाता है इसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति जो है अपने पद की शपथ लेता है, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। और ये जो पद की शपथ लेता है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या इसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। ये किसके समक्ष शपथ लेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहता है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष अपना शपथ लेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60 के तहत। तो वो बोलेगा कि मैं अमुक, राष्ट्रपति का पद शपथ लेते हुए मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं या किसी अन्य धर्म का है, तो ये कह सकते हैं कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद की जो है कार्यपालन करूंगा, उनके कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान की और विधि का प्रतिरक्षण और करूंगा और भारत की जनता के लिए सर्वदा लिप्त रहूंगा। ऐसा वो एक शपथ लेते हैं। इसका मतलब है कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपना शपथ लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना। और जब शपथ ले लिए तो इनके वेतन भत्तों की बात आती है कि इनको वेतन भत्ता भी मिलना चाहिए। वेतन भत्तों की अगर बात करें तो वेतन भत्ता जो इनका लिखा गया है, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, इनके वेतन भत्ता का जो निर्धारण करता है संसद करता है। तो राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते
तो राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते का जो निर्धारण करता है वह करता है संसद। तो संसद जो निर्धारित इनको वेतन भत्ता उपलब्धियां करता है वो इनको मिलता है। अगर मैं बात करूं 2008 से पहले, एक 2008, तो 2008 से अगर पूर्व की बात करें तो 2008 से पूर्व जो राष्ट्रपति को वेतन मिलता था वो वेतन 50,000 रुपए, 50,000 रुपए प्रतिमाह था, 50,000 रुपए प्रतिमाह था 2008 से पहले। 2008 में क्या कर दिया गया, इनका वेतन बढ़ा करके 1,50,000 रुपए कर दिया गया, 1,50,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया, प्रतिमाह कर दिया गया। 2008 में किया गया। उसके बाद आगे चल करके 2018 में इनका वेतन बढ़ा दिया गया और 2018 में इनका वेतन जो है 5 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया, 5 लाख रुपए प्रतिमाह किया गया, प्रतिमाह ये वेतन है। और इनका जो वेतन होता है ये टैक्स फ्री होता है, इनका वेतन कर मुक्त होता है, ये ध्यान रखना है, कर मुक्त होता है। और जिस दिन ये पद पे बैठ गए उसके बाद जब तक बैठे रहेंगे इनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, ये भी ध्यान रखना है। अब ये कर मुक्त है, कटौती नहीं किया, ये वेतन है। पेंशन इनका ये है कि जितना लास्ट का महीना का पेमेंट होगा उतना इनको पेंशन के रूप में होगा। मान लो 5 साल इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद अगर ये चुनाव नहीं लड़ते, दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनते हैं, इसका मतलब ये है कि इनको जो है पेंशन मिलेगी और पेंशन इनका जो होगा लास्ट महीना जो इनको मिलेगा। मान लीजिए 5 लाख रुपए प्रतिमाह इनको मिलता है तो पेंशन जो वेतन है वेतन का आधा मिलेगा। तो पेंशन की अगर बात करेंगे तो पेंशन वेतन का आधा मिलेगा। तो वेतन मान लीजिए 5 लाख रुपए मंथ है तो पेंशन इनका कितना होगा, 2,50,000, 50,000 रुपए ये पेंशन मिलेगा। उसके साथ साथ कार्यालयिक खर्च इनको मिलेगा, रहने की उत्तम व्यवस्था होगी, कार होगी, फोन की सुविधा होगी, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो 2,50,000 इनको वेतन जो है पूरी हो गई तो ये पेंशन इनको मिलता हुआ नजर आएगा। कार्यालय जो इनका होगा कार्यकाल के समाप्ति के पश्चात जो इनके लिए मकान मिलेंगे वो मिलेंगे ही मिलेंगे। उनकी मकान की देख रेख करने के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष इस समय खर्चा दिया जाता है जब ये पद से हट जाते हैं। ये सारी चीजें इनको उपलब्ध कराई जाती है। तो याद रखना है इनके वेतन जो है टैक्स फ्री होते हैं। ये कभी कभी पूछा जा सकता है, पीसीएस में भी आ सकता है संभावनाओं में, कितने वेतन मिलते हैं इनको, तो 5 लाख रुपए वर्तमान। पूर्व में तो जाके संभावना नहीं है कि पूछा जाए, लेकिन हाँ ये किया जा सकता है। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इनको बहुत सारी उन्मुक्तियां मिली हुई हैं। जैसे किसी आपराधिक कार्य आधिकारिक जो कार्यकाल है इनका, इसमें ये किसी भी आपराधिक कार्यवाही से मुक्त होंगे, कोई भी आपराधिक कार्यवाही इनके ऊपर नहीं चल सकता, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और इनको कार्यकाल में इनके निजी कृत्य जो है इसके लिए अभियोग भी इनके ऊपर नहीं चलाया जा सकता। तो ये इनके लिए कुछ विशेषाधिकार भी मिले हुए हैं। तो ये इनके राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते की बात हुई। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है इसको समझते हैं। देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है इसका चर्चा अनुच्छेद 56 में किया गया है। अनुच्छेद 56 में इसमें किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से, पद ग्रहण की तारीख से, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, इसका कार्यकाल कितना होगा, पद ग्रहण की तारीख से, जिस दिन पद ग्रहण करेगा उस दिन से इसकी जो कार्यकाल होगा पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष होगा। यह 5 वर्ष के पश्चात भी तब तक राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाए। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है पद ग्रहण की तारीख से, लेकिन पद ग्रहण
जिस दिन से कर रहा है, जिस दिन कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 5 वर्ष इसका पूरा हो रहा है, उसके बाद भी राष्ट्रपति तब तक बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाए। ये ध्यान देना। इस बीच में अगर वो चाहता है कि कार्यकाल समाप्ति होने से पहले भी अगर वो चाहता है कि हम अपने पद से हटें, तो वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके अपना पद त्याग भी सकता है। इसका मतलब है कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। तो पदमुक्त हो सकता है। पहले में क्या लिखा गया है? पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक, और तब तक 5 वर्ष की कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी तब तक पद पर बैठा रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है कि कार्यकाल मान लीजिए 5 वर्ष इसका समाप्त न हुआ, उससे पहले भी ये राष्ट्रपति के पद से हटना चाहता है, इसकी स्वयं की इच्छा है, तो ये क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे करके भी पद से त्यागपत्र दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए कि इनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, अब ये उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र भी देना नहीं चाहते, लेकिन कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो भी इनको पद से हटाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इनके कार्यकाल समाप्ति होने से पहले की बात कर रहा हूं, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी हटाया जा सकता है। आगे मैं बात करता हूं महाभियोग प्रक्रिया क्या है। तो महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से भी इनको हटाया जा सकता है। इस तरह से आपको समझ में आया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष होगा। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात भी वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता। इससे पूर्व भी अगर वो चाहे तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद का त्याग कर सकता है, और इस बीच उसको संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके भी उसको पद से हटाया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या एक बार राष्ट्रपति पद से हट गया या कार्यकाल समाप्त हो गया तो क्या दोबारा राष्ट्रपति चुना जा सकता है? बिल्कुल चुना जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था करता है। पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था करता है। तो पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति का हो सकता है, इसका मतलब है पुनः से यह निर्वाचित हो सकता है। एक राष्ट्रपति चाहे जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। अधिकतम उम्र सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई अनुच्छेद 57 में। एक व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो दोबारा भी बन सकता है, तिबारा भी बन सकता है, जितनी बार जब तक जिंदा है तब तक वो बन सकता है। लेकिन अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति का पद पर एक व्यक्ति केवल 2 बार रह सकता है। हालांकि जब प्रारंभ में हुआ था अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होना जब शुरू हुआ था क्रांति के बाद, उसके बाद ये प्रक्रिया थी कि वहां पर भी कई बार राष्ट्रपति कोई बन सकता था, लेकिन बाद में ये नियम चेंज कर दिया गया। अब ये राष्ट्रपति के पद पर अमेरिका में एक व्यक्ति 2 ही बार वहां चुना जा सकता है, यानी राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, जबकि भारत में अनगिनत बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। इसका मतलब है अधिकतम सीमा राष्ट्रपति की और राष्ट्रपति की अधिकतम उम्र की कोई बात नहीं की गई, न्यूनतम उम्र की बात की गई है। और न्यूनतम उम्र इनकी कितनी होगी? तो न्यूनतम उम्र आपको 35 साल मैंने बताया, तो न्यूनतम उम्र होगी, अधिकतम उम्र की कोई बात इसमें नहीं की गई। ये आपको ध्यान रखना। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति अधिकतम बार चाहे जितनी भी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये बातें इसमें ध्यान रखना। जैसा कि मैंने कहा कि महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो वो महाभियोग की प्रक्रिया कैसी होती है, किस तरह से चलता है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया, इसको समझ लेते हैं, फिर जो है आगे बढ़ते हैं इसकी शक्तियों की तरफ। अभी उसके फिर पद विमुक्ति कैसे होगी, किस तरह से पद मुक्त हो सकते हैं, इसकी भी चर्चा करते हैं। ठीक, तो बात करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया थोड़ा ध्यान से आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि किस तरह से महाभियोग की प्रक्रिया
किया जाएगा। तो महाभियोग प्रक्रिया के अनुसार जो है ये किया गया है कि एक ऐसे सकते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। पहली बात क्या है, अनुच्छेद 61 में क्या किया गया, संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये आधार बताया गया। राष्ट्रपति को हटाने का एकमात्र अधिकार संविधान में यह है कि संविधान का उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है तो उसको हटाया जा सकता है, ये याद रखना। हालांकि भारतीय संविधान में बताया समझाया नहीं गया है कि संविधान का उल्लंघन क्या होता है, ये समझाया नहीं गया। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान में संविधान का उल्लंघन क्या है, अतिक्रमण क्या है, ये तो समझाया नहीं गया। लेकिन हाँ, ये बात हुई है कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चला करके उसको पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया समझते हैं कि कैसे चलती है। इसकी कुछ प्रक्रिया होती है, महाभियोग चलाने की क्या प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को समझते हैं। देखो, महाभियोग प्रक्रिया में यह किया जाएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। पहली बात तो याद रखना, महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन याद रखना कि संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, सबसे पहले जिस सदन में प्रारंभ होगा उसको आरंभ माना जाएगा, कि ये जो है आरंभ किया जाता है उसको आरंभक माना जाएगा, और जो दूसरा पक्ष होगा, जो दूसरा सदन होगा, उसको अन्वेषक माना जाएगा। मान लीजिए कि अगर मैं अभी मान के चलता हूं, मान लेते हैं कि प्रथम सदन लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया आती है सबसे पहले। हालांकि मैंने कहा ना कि लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी चलाया जा सकता है, लेकिन हम एक मान लेते हैं एक उदाहरण के लिए कि लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो लोकसभा को यहाँ आरंभक बोला जाएगा, आरंभक। और दूसरा सदन जो होगा, दूसरा सदन यानी राज्यसभा जो होगा, राज्यसभा, इसको अन्वेषक बोला जाएगा, अन्वेषक बोला जाएगा, ये जांच करेगा, अन्वेषक बोला जाएगा। इसका मतलब है कि संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है, और संसद के किसी भी सदन में आरंभ करने के लिए एक संकल्प प्रस्ताव लाना होगा। आरोप एक संकल्प प्रस्ताव में होना चाहिए। दूसरी बात, आरोप एक संकल्प प्रस्ताव रिजोल्यूशन में होना चाहिए, संकल्प प्रस्ताव में होना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जो प्रथम सदन में अगर ये प्रारंभ किया जाता महाभियोग प्रक्रिया, तो उस सदन में जो प्रस्ताव आएगा, आरोप जो आएगा, एक संकल्प प्रस्ताव में आएगा, रिजोल्यूशन के रूप में होना चाहिए। और ये जो संकल्प प्रस्ताव है ये तभी लाया जा सकता है 14 दिन की अग्रिम सूचना देकर के। संकल्प प्रस्ताव लाने के लिए पहली बात क्या ध्यान रखना है कि आरोप लगाने वाले सदन को, आरोप लगाने वाला सदन, आरोप लगाने वाला सदन राष्ट्रपति को 14 दिन की अग्रिम सूचना देकर ये संकल्प प्रस्ताव ला सकता है। याद रखना, राष्ट्रपति को 14 दिन की अग्रिम सूचना दे देगा, तब ये संकल्प प्रस्ताव लाएगा। और जो संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा, ये मान लीजिए अगर लोकसभा में लाया जाता है या राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जाता है, तो उस सदन का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। इसका मतलब है संकल्प प्रस्ताव
संकल्प प्रस्ताव पर एक चौथाई सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। इसका मतलब है कि मान लो लोकसभा में आता है तो लोकसभा के सदस्यों का 1/4 सदस्य हैं वो हस्ताक्षर करेंगे संकल्प प्रस्ताव पर, तब वो संकल्प प्रस्ताव उसमें लाया जाएगा। अभी पारित नहीं हुआ, वो लाया जा रहा है। अब 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से वो लाया जाएगा। राष्ट्रपति जिसके विरुद्ध ये लाया जा रहा है उनको 14 दिन की अग्रिम सूचना देना होगा और उसके बाद ये जब लाया जाएगा एक प्रस्ताव के रूप में, संकल्प के रूप में, रेजोल्यूशन के रूप में, तब ये प्रथम सदन क्या है इसको पास करेगा। तो प्रथम सदन को पास करने के लिए ये होगा कि 2/3 बहुमत से पारित किया जाना जरूरी है। तो संकल्प प्रस्ताव को प्रथम सदन द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। इसका मतलब है 2/3 बहुमत से आपको पारित करना होगा, 2/3 बहुमत इसमें लगाना होगा। 2/3 सदस्य अगर पारित कर देते हैं तो ये पारित कर दिया जाएगा। अब ये प्रथम सदन से यानी जिसमें ये उसको शुरू किया गया है, अब ये दूसरे के पास जाएगा, दूसरा वाला इसका जांच करेगा और दूसरा वाला अगर जांच करके इसको सही पाता है तो सही पाता है तो वो भी 2/3 सदस्यों से पारित कर देगा और पारित जिस दिन करता है वो संकल्प उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। ये याद रखना। अब इधर से पास करने के बाद ये किसकी तरफ जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन उसकी जांच कर 2/3 बहुमत से यदि पारित कर देता है तो संकल्प पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। इसका राष्ट्रपति क्या है उसको हटना पड़ जाएगा, ये किया जाएगा। इसका मतलब है ध्यान रखना कि अनुच्छेद 61 में कहा गया कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पर इसके विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। यह किसी भी संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक सूचना आपको देनी होगी और एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। और जिस भी सदन में ये पारित किया जा रहा है उसमें जो है 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए उस संकल्प पे। उसके बाद वो प्रथम सदन उसको 2/3 बहुमत से पारित करके दूसरे सदन के पास भेजेगा, वो भी उसकी जांच करके 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देता है तो संकल्प पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ेगा। यहाँ एक चीज और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में इस संसद के जो सदस्य हैं वो सब महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाएगा। अब ये जो इनको वोटिंग करने वाले हैं, जो प्रस्ताव पारित करने वाले हैं, ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे। अब इनमें संसद के दोनों सदनों के पूरे सदस्य में आप समझ लो कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में संसद सदस्य जो निर्वाचित हैं मनोनीत दोनों भाग ले रहे हैं, जबकि निर्वाचन में अगर देखा जाए तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे संसद के, जबकि मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते थे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग ले रहे हैं। और उधर जो संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते थे और जो दिल्ली और पंडुचेरी के सदस्य शामिल होते थे विधानसभाओं को, वो लोग महाभियोग प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ये ध्यान देना है आपको, वो लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। इस तरह से इनकी महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये याद रखना है। अर्ध न्यायिक
प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया ये मानी जाती है। तो भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। इस तरह से ये रहा। अब फिर बात करते हैं कि राष्ट्रपति पद की रिक्तता, यानी राष्ट्रपति का पद किन किन तरीकों से रिक्त हो सकता है, इस पे बात करते हैं। तो राष्ट्रपति पद की रिक्तता की बात करते हैं। राष्ट्रपति पद की रिक्तता, इसमें देखते हैं कि राष्ट्रपति का पद किन किन तरीकों से रिक्त हो सकता है। पहला, एक तो यह हो सकता है कार्यकाल की समाप्ति पर, कार्यकाल की समाप्ति पर। एक तो कार्यकाल अगर राष्ट्रपति के 5 वर्ष का समाप्त हो जाता है तो रिक्त हो सकता है, लेकिन ध्यान देने वाला बात है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करा लिया जाता है। अगर चुनाव न हो सके किसी भी कारणवश, तो जो पहले से राष्ट्रपति बने हुए हैं वो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता है। हालांकि एक नियम बनाया गया है कि राष्ट्रपति का जो हटने वाले हैं तो उनको चुनाव से पहले मतलब हटने से पहले ही चुनाव संपन्न करा लिया जाता है, 6 महीने के अंदर ये करा लिया जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी समस्या आती है और नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है, तो पुराना ही राष्ट्रपति जो अभी समाप्त हुआ है जिनका कार्यकाल, ये तब तक बने रहेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। इसका मतलब है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति काम नहीं करेंगे कार्यकाल समाप्ति होने के बाद, बल्कि राष्ट्रपति के रूप में ही काम करते चले आएंगे। दूसरा ये किया जा सकता है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने पर राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र दे दे, त्यागपत्र किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र दे देते हैं तो त्यागपत्र देने पर भी राष्ट्रपति का पद समाप्त हो सकता है, यानी ये मतलब रिक्त हो सकता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है त्यागपत्र देने पर। या तो राष्ट्रपति अल्लाह या ईश्वर को प्यारे ही हो जाए, या इसका मतलब है कि मृत्यु होने पर राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है तो भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। या एक और भी हो सकता है कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर एक तो इस तरह से भी रिक्त हो सकता है, या इनका निर्वाचन अवैध कर दिया गया है, निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया है, कर दिया गया है, तो भी इनके पद से रिक्त इनको मान लिया जाएगा अगर निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है। अब ध्यान देना ये वाली योग्य बात यह है कि अनुच्छेद 62 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु से, त्यागपत्र से या निष्कासन से या अन्य किसी कारणों से उसका पद रिक्त होता है तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त कार्यकाल की समाप्ति पर, त्यागपत्र पर, मृत्यु होने पर, हटाए जाने पर या किसी भी अन्य तरीके से पद रिक्त होता है तो अनुच्छेद 62 कहता है कि 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। ये नियम दिया गया, 6 महीने के भीतर चुनाव कर दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद नया राष्ट्रपति जो चुना जाएगा अपने पद ग्रहण की तारीख से वो 5 वर्षों तक अपना शासन करेगा। फिर एक तो ये हुआ, एक फिर ये बताया गया कि मान लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, या ये ऐसी हो जाए कि निष्कासित कर दिया जाए या अन्य किसी कारणवश ये पद से हट जाता है। याद रखना, कार्यकाल की समाप्ति पर नहीं, मृत्यु पर, त्यागपत्र देने पर, निष्कासित होने पर या अन्य किसी कारणों से अगर पद रिक्त इसका होता है तो इसकी जगह उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति
के रूप में कार्य करेगा। कैसी कंडीशंस में? कंडीशंस क्या होना चाहिए कि यदि राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु से, त्याग पत्र से या निष्कासन से या अन्य किसी कारणों से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और जब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तब तक उसको सारी शक्तियां प्राप्त होगी जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, और उसको वो सारे वेतन भत्ते मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिलते हैं। तो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ऐसा काम करते समय ये प्राप्त करेगा। ठीक है। फिर ये भी हो सकता है, अब ये जब तक काम करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, सब ये भी लगी हुई है कि 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। मान लीजिए एक कंडीशन और बनती है कि राष्ट्रपति कभी छुट्टी लेकर के कहीं चला गया, मान लो कहीं घूमने ससुराल ही चले गए, तो उनको छुट्टी चाहिए तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। तो राष्ट्रपति के जब पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उनको देखते रहता है, तब तक देखते रहता है जब तक ये राष्ट्रपति जी आकर के अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता रहता है छुट्टी के समय में। और मान लीजिए त्यागपत्र हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता है। इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता रहेगा। एक कंडीशन ये बन सकती है कि मान लीजिए पद रिक्त हो गया राष्ट्रपति का, किसी भी कारण से, मृत्यु से हो गया, त्यागपत्र से हो गया, निष्कासन से हो गया, जिस समय मृत्यु हुई, इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए, इसका मतलब है कि ना राष्ट्रपति रहे ना उपराष्ट्रपति हो, तब राष्ट्रपति के पद का कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? अगर ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसी समस्या के समाधान के लिए अनुच्छेद 70 की व्यवस्था की गई है। इसकी की गई है अनुच्छेद 70 की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 70 में कहा गया है, संसद को अधिकार दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद दोनों का एक साथ रिक्त हो जाए तो संसद कुछ नियम कानून बना सकती है। और इस अनुच्छेद 70 का उपयोग करते हुए संसद ने एक कानून बनाया था, राष्ट्रपति कृत्य निर्वहन अधिनियम 1969 एक ऐसा बनाया था। राष्ट्रपति कृत्य निर्वहन अधिनियम 1969 बनाया, संसद ने बनाया अनुच्छेद 70 का प्रयोग करते हुए। 70 में क्या है, यदि राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है तो ऐसी समय में आकस्मिकताओं में कौन राष्ट्रपति का पद सुशोभित करेगा, उस संबंध में यह बनाया गया। अब इसमें लिखा गया कि यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ऐसा लिखा गया राष्ट्रपति कृत्य निर्वहन अधिनियम 1969 में कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अब मान लेते हैं कि अगर मुख्य न्यायाधीश का भी पद रिक्त हो तो इसकी जगह वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ऐसी एक बार हुआ था 1969 में ही। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे यहाँ राष्ट्रपति थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति जो थे बीबी गिरी वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आगे चलकर बीबी गिरी ने भी त्याग पत्र दे दिया। तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। इस तरह से अभी तक हमने जो बात किया, राष्ट्रपति के पद की बात किया, राष्ट्रपति
के पद की योग्यता की बात किया, राष्ट्रपति पद के शर्तों की बात किया, उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया, उसके बाद हमने बात किया निर्वाचन के बाद शपथ की, शपथ के बाद हमने उनके वेतन भत्ते की, वेतन भत्ते के बाद उनके कार्यकाल की, उसके बाद उनके महाभियोग प्रक्रिया की, उसके बाद पद रिक्तता की बात। इसका दूसरा पार्ट मैं लेके आऊंगा राष्ट्रपति के की शक्तियां एवं कार्य, क्योंकि लंबा चला जा रहा है, तो राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य हम सेकंड पार्ट में लेके आते हैं। तो उसको हम आकर के उनकी जितनी भी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, चाहे वो कार्यपालिका शक्तियां हो, चाहे विधायी शक्तियां हो, चाहे न्यायिक शक्तियां, उस पर बात कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।